हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस लेक्चर में एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है डेटा फ्रेम। तो पहला सवाल तो यही आता है कि यह डेटा फ्रेम क्या होता है और इसको हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ समय के लिए हम ये भूल जाते हैं कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और हम कुछ पहले की बात करते हैं कि आपने किस प्रकार से अपने डेटा ऑपरेशंस करे हैं अब तक। आपने बहुत बार एक स्प्रेडशीट का इस्तेमाल किया होगा। उस स्प्रेडशीट में क्या होता है कि आपका जो डेटा है रोज़ और कॉलम्स में अरेंज होता है, और इस प्रकार की स्प्रेडशीट को तैयार करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, और उसमें से एक हमारा बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और उसको हम अपनी कॉमन भाषा में कहते हैं एक्सेल फाइल। तो अगर आपको उस एक्सेल फाइल के बारे में ध्यान हो तो आप उसमें क्या क्या करते हो। सबसे पहली बात तो उस एक्सेल फाइल में आपका जो डेटा होता है वह रोज़ और कॉलम्स में अरेंज होता है, राइट। उसमें से कुछ रोज़ के नाम्स होते हैं, कॉलम्स के नाम्स होते हैं, और आपका जो डेटा है वो आपका न्यूमेरिकल भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, और उसके अंदर आप अपने भिन्न भिन्न जो ऑपरेशंस हैं उनको कर सकते हो, चाहे वो सॉर्टिंग हो या उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस हों। आप उसमें डिफरेंट तरीके की जो आपके प्रश्न होते हैं आप उसको फ्रेम कर सकते हो। कैसे कि अगर हम कहें कि हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स के नंबर हैं, तो हम उसमें से एक्सेल फाइल में उसको कैसे लिखते हैं, पहले कॉलम में फिजिक्स के नंबर, दूसरे कॉलम में मैथमेटिक्स के नंबर, थर्ड कॉलम में केमिस्ट्री के नंबर, और उसके बाद रोज़ में हमने स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और साथ में इनका सम निकाला हुआ है। तो अगर आपको कुछ ऐसा सवाल का जवाब निकालना है कि इसमें से कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनके मैथमेटिक्स में 70% से ज़्यादा नंबर आए हैं, लेकिन केमिस्ट्री में खाली 40% से कम नंबर आए हैं, तो इस तरह के आप जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं, प्रश्न होते हैं, आप उसको यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो और आप उनका उत्तर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम अपने कैरेक्टर और जो हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं दोनों को हम एक साथ एंटरटेन कर सकते हैं। ये हमारी इसकी खास बात होती है। और उसी के साथ में आपने देखा है कि स्प्रेडशीट में आप अगर उस डेटा सेट में किसी छोटे डेटा को बाहर अगर निकालना चाहते हो तो उसमें से हाइड के ऑप्शंस भी होते हैं कि आप अपने माउस को क्लिक करिए तो उसमें से एक ऑप्शन होता है हाइड, HIDE। तो आप उसमें क्लिक करेंगे तो वो आपका स्प्रेडशीट वहाँ पे का जो कॉलम है वो छुप जाता है। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो हम अपनी स्प्रेडशीट में करते हैं। अब सवाल आता है कि उस तरह के ऑपरेशन को क्या हम अपने आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसी सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए और इसी बात को समझने के लिए हम आज चलिए इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और अपने इन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। और ये मैं आपको बता दूँ कि इस लेक्चर में पहली बात तो ये है कि मैं एक हमारा जो बिल्ट इन पैकेज होता है मास, MASS, मैं उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो आप इसको अपने कंप्यूटर में लोड कर लीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, हम जब आपको समझाने जा रहे हैं तो बहुत जगह पे हमारा जो आउटपुट होगा वो हमारा एक ही स्क्रीन पे नहीं आएगा। तो उसके लिए मैंने अपना जो स्क्रीन का आज फ़ॉन्ट साइज़ है उसको कम कर लिया है, सो दैट कि आपको वो पूरे स्क्रीन में दिखाई पड़ सके। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जिस प्रकार से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं उन कमांड्स को आप अपने हाथ से एक बार ज़रूर ऑपरेट करिएगा, और जब आप उसको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखेंगे तो वो आपको साफ साफ दिखाई देगा। कई जगह पे जो आपका आउटपुट है वो आपका एक से ज़्यादा स्क्रीन में वो कंटिन्यू कर रहा है, तो उसका मैंने एक छोटा सा हिस्सा लेकर के आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो इस लेक्चर में और इस लेक्चर में और आगे आने वाले कई लेक्चर्स में हम डेटा फ्रेम के बारे में बात करेंगे, तो उसमें आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटा फ्रेम क्या होता है। अब आपने पहले ये देखा था कि जब हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार का डेटा आता है तो हम उस डेटा को आपस में कंबाइन करने की कोशिश करते हैं,
और उस कंबाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, सी कमांड, सी बाइंड कमांड, वेक्टर कमांड, मैट्रिक्स कमांड। कैसे उदाहरण के लिए आपने देखा था कि सी कमांड आपका बहुत ही पॉपुलर कमांड है, जहाँ पे आपके पास कोई नंबर है 2, 3, 4 और साथ में कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हैं, आप उनको एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा अगला ऑप्शन होता है डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम में क्या ख़ास बात है कि हम अपने जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें हर एक रो और कॉलम में हमारा डेटा अरेंज होता है, उसको हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको हम एक छोटा सा उदाहरण लें कि जैसे मैंने अभी बताया, अभी अब हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मैथ्स में है, फिज़िक्स में है, केमिस्ट्री में है, और साथ में उनका यहाँ पे हमको जो भी है दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, स्टूडेंट नंबर 1, उसका डेटा यहाँ पे दिया है, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3। इस प्रकार से इनके हमारे यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, और इसके ऊपर हम अपने भिन्न भिन्न प्रकार के ऑपरेशंस करते हैं। तो यहाँ पे क्या खास बात है कि जो स्टूडेंट नंबर जो 1 है, उसके भी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के नंबर होंगे, उसी प्रकार से स्टूडेंट नंबर 2 और 3 के भी हमारे नंबर होंगे, राइट। तो इसमें से हम अपने जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जिनकी लंबाई बराबर होती है और उनके हर एक रो में एक एक डेटा सेट होता है, उनको हम आपस में कंबाइन कर सकते हैं। ऑल्दो ये वाला काम हम अपने मैट्रिक्स और स्क्रीबाइंड फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको क्या एडवांटेज है कि हम अपने डेटा को, जो हमारा ओरिजिनल डेटा है, उसको छिड़े बिना, उसको बिना हाथ लगाए हम एक उसमें से नया डेटा सेट अरेंज कर सकते हैं और अपने मैनिपुलेशंस उसके ऊपर कर सकते हैं। और जो हमारा ओरिजिनल डेटा है वो हमारा इंटैक्ट रहेगा, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। और साथ ही हम इसमें से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, एज वेल एज साथ ही में जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, उनको भी हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। ये हमारा डेटा फ्रेम का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारा सी बाइंड और जो मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के डेटा होते हैं, उसमें हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेटा फ्रेम के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो डेटा फ्रेम भी होता है, ये हमारा आर के अंदर एक अलग तरीके का डेटा ऑब्जेक्ट होता है, और इसको स्पेशली डेटा सेट्स को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो फॉर्मेट होता है डेटा फ्रेम का, ये हमारा स्प्रेडशीट की तरह होता है, जहाँ पर हमारे जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं हमारे रोज़ और कॉलम्स में अरेंज होते हैं, और रोज़ में हमारे जो उन वेरिएबल्स के नाम लिखे होते हैं, और कॉलम्स में उनसे संबंधित जो वैल्यूज़ हैं वह होती हैं, राइट। तो और उसके अलावा डेटा फ्रेम हमारे बहुत सारे जो कंप्लीट डेटा सेट हैं, जो हमारे अलग अलग प्रोग्राम के द्वारा तैयार किए जाते हैं, कैसे स्प्रेडशीट होती हैं, वो हमारी एमएस एक्सेल फाइल से स्टोर होती हैं, कुछ हमारी सॉफ्टवेयर की फ़ाइल होती हैं, जो कैसे एसपीएसएस सॉफ्टवेयर की डेटा फाइल एक्सेट्रा होती हैं, उनको हम यहाँ पर डेटा फ्रेम के माध्यम से हैंडल कर सकते हैं। और जो हमारे डेटा फ्रेम के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू भी ले सकते हैं, वो हमारी कैटेगरिकल वेरिएबल भी हो सकते हैं, जिसके अंदर कैरेक्टर्स या फैक्टर्स, इस प्रकार का भी डेटा हमारा हो सकता है, राइट। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस लेक्चर में मैं इस MASS मास पैकेज का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं। आपको याद होगा कि जब हमने शुरू में जब लेक्चर आरंभ किया, तो मैंने बताया था कि इसमें हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, और उसमें से एक फंक्शन जो हमारे बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं, उसमें से एक पैकेज हमारा होता है मास। तो ये मास हमारा क्या है, ये हमारा जो एक बुक है मॉडर्न अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स विद एस, उसका ये MASS इसको मिला करके तैयार किया गया है। और इस मास पैकेज के अंदर है क्या कि इस किताब में जो पहले S+ के लिए लिखी गई थी, उसके अंदर जो भी डेटा सेट को इस्तेमाल किया गया था, वो सारे डेटा सेट्स इसके अंदर इकट्ठा कर दिए गए हैं। तो हम इसमें से किसी एक अपने डेटा सेट को चूज़ करेंगे, और उसके ऊपर हम आपको अपने भिन्न भिन्न प्रकार के जो ऑपरेशंस हैं उनको करके दिखाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको करने के पहले अपना ये जो कमांड होता है लाइब्रेरी मास, आप उसको एग्जीक्यूट कर लीजिए अपने कंप्यूटर पर, सो दैट कि आप हमारे साथ जब भी कार्य कर रहे हैं तो आपको इस डेटा सेट, इस पैकेज के अंदर जो डेटा सेट्स हैं, आप उसको देख सकें और उसके ऊपर आप अपने ऑपरेशंस कर सकें। तो इस पैकेज में हमारे पास कई सारे डेटा फ्रेम है, उसमें से एक है, इसका नाम है इंटर्स, PAINTERS, सब कुछ लोअर केस में लिखा हुआ है।
तो ये जो हमारा पेंटर्स का डेटा फ्रेम है, इसके अंदर हमारे पेंटर्स होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की पेंटिंग करते हैं, उनसे संबंधित कुछ डेटा दिया गया है। और ये डेटा कुछ इस प्रकार का है, और इस डेटा को आप अगर देखना चाहते हैं तो आप ये लाइब्रेरी कमांड का इस्तेमाल करने के बाद में आर कंसोल पर आप टाइप करिए PAINTERS, और जब आप इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको फर्स्ट कॉलम पे देखिए कुछ ऐसे नाम आ जाएंगे, जैसे डाउडाइन, डा विंजी, डेल पियाम्बो, डेल स्टारेटो इत्यादि। तो ये जो हैं ये हमारे भिन्न भिन्न पेंटर्स के नाम हैं, और उनकी जो पेंटिंग्स होती हैं उनसे संबंधित जो उनकी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे दी गई है। तो जैसा कि यहाँ पे अलग अलग एक ये वेरिएबल ली गए हैं, कंपोजिशन, ड्राइंग, कलर, एक्सप्रेशन, स्कूल, और उसके अंदर इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं। जैसे डाउडाइन के लिए कंपोजिशन की वैल्यू है 10, ड्राइंग की वैल्यू है 8, कलर की वैल्यू है 16, एक्सप्रेशन की वैल्यू है 3, और ये जिस स्कूल से आ रहे हैं उस स्कूल को इंडिकेट किया गया है। ये स्कूल्स होते हैं जो हमारे पेंटिंग स्कूल होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर तरह की शैली को ये फॉलो करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम कहें कि कैसे हमारा डेल पियाम्बो के लिए हमारी कंपोजिशन की वैल्यू 8 है, ड्राइंग की वैल्यू 13 है, कलर की वैल्यू 16 है, एक्सप्रेशन की वैल्यू 7 है, और स्कूल की वैल्यू है A, राइट। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी रो पर पेंटर्स के नाम लिखे हुए हैं, ये हमारा इनका रो आइडेंटिफिकेशन है, अर्थात कि जो ये हमारे रो के नाम हैं, और इसके द्वारा हम कोई भी पेंटर का डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये कंपोजिशन, ड्राइंग, कलर, एक्सप्रेशन, ये हमारे कॉलम्स के नाम हैं, कॉलम के नाम है, राइट। हाँ, मैं आपको आगे बढ़ने के पहले मैं बहुत ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि मुझे पेंटिंग के बारे में इतना कुछ नहीं पता है। मैं इन जो यहाँ पे हमारा डेटा दिया हुआ है, मैं उसको खाली अपने इस सॉफ्टवेयर में डिफरेंट ऑपरेशंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अगर कहीं पर अगर कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए तो उसको गलत मत समझिएगा, और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ खाली उसको समझिएगा। और मैं फिर से एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे इस पेंटिंग के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है। ओके, तो अब आप देखिए, अगर देखेंगे तो देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट है जो आपको आर सॉफ्टवेयर में मैं आपको करके दिखाऊंगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये स्क्रीनशॉट की जगह मैं आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से हमारा ऑपरेशन होगा। तो सबसे पहले देखिए मैंने ये लाइब्रेरी मास कमांड को इस्तेमाल किया और ये हमारा पैकेज लोड हो गया। फिर हमने देखिए यहाँ पर हमने आपको जो डेटा फ्रेम है उसका मैंने नाम लिखा पेंटर्स। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से आ गया। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये कॉलम्स के नाम दिए हैं, कंपोजिशन, ड्राइंग, कलर, एक्सप्रेशन, स्कूल, और इसके अंदर ये देखिए हमारे डिफरेंट पेंटर्स के नाम दिए हैं, डाउडाइन, डा विंजी, डेल पियाम्बो, डेल साटो एक्सेट्रा, और देखिए ये इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं, राइट। तो इस प्रकार का देखिए ये डेटा आपका है। अब हम इस डेटा के अंदर जो हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशंस होती हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि जब भी कभी हम कोई भी अपना डेटा को हैंडल करने की बात करते हैं तो उस डेटा की खाली फ़ाइल हमारे पास आती है, और बहुत बार ये फ़ाइल इतनी बड़ी होती है कि उसको मैनुअली खोल करके एक एक डेटा वैल्यूज़ को देखना, या उसके अंदर जो हमारी भिन्न भिन्न तरह की इंफॉर्मेशन छिपी हुई है इसको बाहर निकालना बहुत कठिन काम होता है। तो उसके लिए हमको अपने आर के अंदर कुछ ऐसे कमांड्स चाहिए होते हैं जो हमको उस डेटा के अंदर छिपी हुई भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बाहर निकाल करके दे सकें। तो उसी के हमारे जो भिन्न भिन्न कमांड्स होते हैं उसकी हम एक एक करके बात करते हैं। तो अब अगर मान लीजिए हमको अपने उस डेटा सेट में जो रो नेम्स हैं, अर्थात जो रो में हमारे क्या क्या नाम इस्तेमाल करे गए हैं उसको निकालना है, तो उसके लिए हमारा कमांड है ROWNAMES, और पैरेंथेसिस में फिर आप उस डेटा फ्रेम का नाम लिख दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया रो नेम्स और यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में
PAINTERS इस डेटा फ्रेम का नाम। तो आपको देखिए इस प्रकार के नाम मिल गए कि ये आपके रोज़ के नाम हैं, राइट। अब देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट भी है, हम आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाएंगे इसको। अब इसके बाद में जब आपके पास से देखिए इस प्रकार का डेटा आ जाता है, तो आपने देखा कि ये तो देखिए आपके वेरिएबल्स हैं, जैसे कंपोजिशन, ड्राइंग, कलर इत्यादि। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उनकी वैल्यूज़ दी गई हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार से है कि सभी न्यूमेरिकल लग रही हैं, न्यूमेरिकल ही हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखेंगे आपके स्कूल में, यहाँ पे देखिए ए करके दिया, उसी प्रकार से आगे भी दिया हुआ है GGGHH। तो देखिए ये आपकी क्या है, ये आपके कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, ये आपके फैक्टर हैं, कुछ कैटेगरिकल वेरिएबल है। ये डिफरेंट कैटेगरीज डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है और ये न्यूमेरिकल नहीं है। अब यहाँ तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अगर आपको इस प्रकार से नहीं पता अगर है किसी बगल डेटा सेट में, तो किसी वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन की ये न्यूमेरिक है कि कैरेक्टर है कि फैक्टर है, उसको किस प्रकार से निकाला जाए। और इस प्रकार के कार्य करने के लिए हम आपको यहाँ पे दो चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। एक तो पहला कमांड, तो आपने इस तरह के कमांड पहले सीखे हुए हैं, इस डॉट न्यूमेरिक, इस डॉट फैक्टर, इस डॉट कैरेक्टर इत्यादि, कि जिसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि ये हमारा जो भी वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यूज़ हैं वो हमारी न्यूमेरिक हैं, फैक्टर हैं कि कैरेक्टर हैं कि नहीं है इत्यादि। साथ ही साथ हम आपको यहाँ पे एक कार्य और करके दिखा रहे हैं कि, और ये कार्य मैं आपको आगे और भी डिटेल में करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए हमारे पास कई अप्रोच होती हैं। आपने देखा कि यहाँ पर इसमें ये तो आपका है काहे का नाम, डेटा फ्रेम का नाम, और उसके अंदर हमारे पास अलग अलग वेरिएबल्स हैं, कंपोजिशन, ड्राइंग, कलर इत्यादि। अब इसमें से अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर डेटा निकालना है या खाली एक ही किसी वेरिएबल को हैंडल करना है, तो किस प्रकार से किया जाए। अर्थात कि अगर हम कहें कि इस पूरे डेटा बेस में से, डेटा फ्रेम में से मुझे खाली एक्सप्रेशन का जो डेटा है उसे खाली हैंडल करना है बस, तो ये एक्सप्रेशन वेरिएबल के अंदर को जो हमारा डेटा है, इसको हम अपने इस पेंटर्स डेटा फ्रेम्स के द्वारा किस प्रकार से बाहर निकालें, यह कार्य करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं। उसमें से एक ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेकिन हम उसको बाद में आपको विस्तार से और भी बताएंगे। तो किसी वेरिएबल को किसी डेटा फ्रेम से निकालने के लिए या उसकी इंफॉर्मेशन को अलग करने के लिए हमारा तरीका होता है कि सबसे पहले हम अपना जो डेटा फ्रेम है उसका नाम है उसको लिखते हैं, और साथ में जो भी हमारा वेरिएबल है उसका हम नाम लिखते हैं, और दोनों को हम अपने इस डॉलर साइन के साथ में जोड़ देते हैं, राइट। अब ये जो डॉलर का साइन होता है ये आपके कीबोर्ड में इस प्रकार का साइन होगा। तो उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि हमको हमारा ये जो डेटा फ्रेम है इसका क्या नाम है, पेंटर्स, और पेंटर्स में से मान लीजिए कि हम स्कूल जो वेरिएबल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इस डेटा फ्रेम का नाम लिखा और उसके बाद में इस वेरिएबल का नाम लिखा। और वेरिएबल के नाम में आपको खास बात ये ध्यान रखनी है कि जिस प्रकार से वेरिएबल का नाम लिखा गया है आपको बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे लिखना है कि जो स्मॉल लेटर्स में है वो स्मॉल लेटर्स में रहेगा, अर्थात जो लोअर केस में है वह लोअर केस में आपका अक्षर रहेगा, और जो अपर केस में है अपर केस में रहेगा। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे स्कूल अगर आप देखेंगे तो इसका S आपका कैपिटल है। उसी प्रकार से अगर आपको एक और हमारा जो वेरिएबल है ड्राइंग, उसके बारे में बाहर निकालनी इन्फॉर्मेशन, तो आप उसका एक वेरिएबल तैयार कर लेंगे, पेंटर्स, डॉलर और ड्राइंग को भी बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जिस प्रकार से उसको डेटाबेस में लिखा गया है, राइट। अब इसके बाद अगर आपको मान लीजिए यह निकालना है कि ये जो स्कूल का जो वेरिएबल है इसके ऊपर जो डेटा है क्या वो न्यूमेरिक है, तो आपने देखा था यहाँ पे कि आपका देखिए जो स्कूल का डेटा आया था ये देखिए अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में दिया हुआ, अर्थात ये कैटेगरिकल है। लेकिन अब फिर भी चलिए, हमको नहीं पता है और हम इसको अपने आर कमांड की सहायता से बाहर निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इस डॉट न्यूमेरिक, और उसके बाद इस वेरिएबल का नाम दे दिया पेंटर्स कलर स्कूल, और इससे आपको देखिए उत्तर दे दिया फॉल्स, राइट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने अपने डेटा फ्रेम में किसी कॉलम में दिए गई इंफॉर्मेशन को डेटा सेट से बाहर एक्सट्रैक्ट कर लिया,
और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। अब ये आपका वेरिएबल तो बाहर आ गया, इसके ऊपर आप अपने भिन्न भिन्न प्रकार के ऑपरेशन भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपने देखा कि ये जो आपका वेरिएबल है ड्राइंग, क्या ये न्यूमेरिक है, तो आपने लिख दिया इस डॉट न्यूमेरिक और ब्रैकेट में लिख दिया पेंटर्स डॉलर ड्राइंग। तो देखिए इसका उत्तर क्या आ गया, ट्रू। उसी प्रकार से आप अगर यहाँ पे जो अब आपका उत्तर तो यहाँ पे आ गया कि ये जो स्कूल वेरिएबल है ये तो न्यूमेरिक नहीं है। अब आपने क्या ये आप ये पता करना चाहते हैं कि क्या ये फैक्टर है, तो आपने देखिए यहाँ पर लिख दिया इस डॉट फैक्टर और इस पैरेंथेसिस में आपने लिख दिया पेंटर्स डॉलर स्कूल, उत्तर आ गया ट्रू। और इसी प्रकार से आपने जैसे ड्राइंग के बारे में निकाला, देखिए ड्राइंग के बारे में आपने कहा कि इज़ न्यूमेरिक, उत्तर आया था यस, ये कि न्यूमेरिक है। अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इस डॉट फैक्टर, क्या ये फैक्टर भी है, तो हमने लिख दिया इस डॉट फैक्टर और पैरेंथेसिस में लिख दिया पेंटर्स डॉलर ड्राइंग। तो देखिए उत्तर आ गया फॉल्स। तो आपने देखा कि इस प्रकार से आप अपने इन भिन्न भिन्न ऑपरेशंस को कर सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर आपको इस डेटा सेट में जो कॉलम्स के नाम दिए हुए हैं उसको अगर बाहर निकालना चाहते हैं, जिस प्रकार से आपने रो के नाम निकाले हैं, तो हमारा कमांड होता है COLNAMES, ऐसे COLNAMES और पैरेंथेसिस में आप अपना डेटा फ्रेम का नाम लिख देंगे, तो उसके जो भी कॉलम्स के नाम है वो आपको मालूम चल जाएंगे। जैसे देखिए आपने यहाँ पे लिखा तो आपका कंपोजिशन, ड्राइंग, कलर इत्यादि लिख करके आ गया। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले हम आपको ज़रा सा इन ऑपरेशंस को यहाँ पे आर सॉफ्टवेयर में भी करके दिखा देते हैं। तो देखिए अब आपको जैसे मान लीजिए कि इस डेटा फ्रेम के रो नेम्स निकालने हैं, तो रो नेम्स में आपने क्या कर दिया, पेंटर्स। और जैसे क्या देखिए इसने आपको सारे ये डेटा नेम्स दे दिए जो इसके रो के नाम हैं, राइट। उसी प्रकार से अगर आपको इसके कॉलम नेम्स अगर निकालने अगर तो आपने देखिए यहाँ पे कर दिया COLNAMES, ये देखिए इस प्रकार से आ गया। अब इसके बारे में आपको अगर कोई वेरिएबल की इंफॉर्मेशन बाहर निकालनी है, तो जैसे अगर हम करना चाहते हैं इस डॉट न्यूमेरिक और हम यहाँ पर अपना ये जो वेरिएबल है स्कूल, हम इसको देखना चाहते हैं, तो इस स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेंटर्स को लिखना है, उसके बाद डॉलर साइन को लिखना है, उसके बाद इस स्कूल वेरिएबल को लिखना है। तो इसको लिखने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ जिसमें गलती होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। कि सबसे पहले आप इस नाम को यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इसमें चूँकि लोअर केस अल्फ़ाबेट्स की समस्या आती है, तो यहाँ पे आप करेंगे तो इसमें कोई गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और फिर आपने लगा दिए यहाँ पे डॉलर और इस स्कूल को, इस डबल कोट्स को हटाते हुए आपने जो भी वेरिएबल नेम आप उसको कॉपी कर लीजिए और आप देखेंगे कि ये आपका हो गया इस डॉट न्यूमेरिक, तो ये हो गया गलत। तो क्या ये फैक्टर है, तो अब आपको यहाँ पे जो भी कमांड लगाना है आपने यहाँ पे कर दिया इस डॉट फैक्टर, राइट, उत्तर आ गया यस। उसी प्रकार से अब अगर मान लीजिए आपको इस डॉट न्यूमेरिक अगर आपको देखना है सपोज एक्सप्रेशन के बारे में, तो अब इसको हम यहाँ से, हमारा आसान तरीका है कि हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लें और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो देखिए उत्तर आ गया ट्रू। और उसी प्रकार से अगर हम ये देखना चाहें कि ये जो एक्सप्रेशन क्या हमारा कैरेक्टर है, देखिए उत्तर आ जाता है फॉल्स। तो आपने देखा कि इसी प्रकार के आप छोटे छोटे ऑपरेशन करके अपनी इस फाइल के अंदर जो हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन है आप उसको बाहर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आपको एक यहाँ पे छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं जिसके द्वारा हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इस डेटा फ्रेम को इस्तेमाल करने से आपका कार्य किस प्रकार से आसान हो जाता है। तो आपने देखा कि हमारे इस पेंटर्स में हमारे पास कई सारे वेरिएबल हैं, जैसे कंपोजिशन, ड्राइंग, कलर्स, एक्सप्रेशन, स्कूल एसेट्रा। और हमारे पास एक कमांड होता है समरी, SUMMARY, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये समरी कमांड आपको जो भी किसी वेरिएबल में जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनकी मिनिमम वैल्यूज़, मैक्सिमम वैल्यूज़, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल अर्थात मीडियन, मीन, थर्ड क्वार्टाइल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो अब आपके यहाँ पे मान लीजिए कि 5 वेरिएबल्स अगर हैं, तो अगर आपको पाँचों वेरिएबल्स पर अगर एक एक करके इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आप कमांड यूज़ कर लेंगे समरी और उसके बाद में कर देंगे पेंटर्स और डॉलर साइन लगा करके आप उसका वेरिएबल का नाम लिख देंगे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए पाँचों वेरिएबल्स की इन्फॉर्मेशन एक साथ निकालनी है, तो हमारा यहाँ पे बहुत
आसान सा तरीका है कि हम लिख दें समरी और पैरेंथेसिस में अपने इस डेटा फ्रेम का नाम लिख दें। तो जैसे देखिए मैंने कहा समरी और ये कर दिया पेंटर्स, तो देखिए यहाँ पे इस तरह का कंपोजिशन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आ गई, ड्राइंग के बारे में आ गई, कलर के बारे में आ गई, एक्सप्रेशन के बारे में आ गई, स्कूल के बारे में आ गई। अब स्कूल आपका चूँकि फैक्टर वेरिएबल है इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन औरों से अलग आएगी। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे आपको यहाँ पे आपको अदर्स भी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने कुछ को तो यहाँ दिखा दिया है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे और भी स्कूल्स हैं जिसकी संख्या ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी ये वैल्यू किस प्रकार की दिखा रहा है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, इसके बारे में आपको अभी कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसको बाद में इस तरह से समझाऊँगा। और देखिए ये आपका इसका स्क्रीनशॉट भी है। तो चलिए ज़रा सा हम इस ऑपरेशन को अपने यहाँ पे आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं। तो जैसे देखिए अगर हम कहें आपको कि आपको ये जो हमारा वेरिएबल है स्कूल, आपको इसके बारे में समरी निकालनी है। तो देखिए आपने यहाँ पर कर दिया समरी और ब्रैकेट में लिख दिया पेंटर्स। तो ये आपको देखिए इस प्रकार। और उसी प्रकार से अगर आपको मान लीजिए कि आपको एक्सप्रेशन की समरी निकालनी है तो आपने यहाँ पे कर दिया समरी और ये वेरिएबल लिख दिया पेंटर्स डॉलर एक्सप्रेशन, तो इस तरह की मिल गई। तो आप अगर अलग अलग वेरिएबल्स के बारे में बात करनी है तो आप इसको अलग अलग वेरिएबल्स को लिख करके इसकी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे हमको सारे वेरिएबल्स की अगर इन्फॉर्मेशन एक साथ निकालना अगर है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस पूरे डेटा फ्रेम को अपने इस समरी कमांड के साथ में लिख सकते हैं। देखिए ये तो ये आपको देखिए सारे वेरिएबल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक साथ के देगा। राइट, तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। और जो हमारा इस लेक्चर में ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं आपको डेटा फ्रेम के बारे में एक दिखा दूँ कि क्या चीज़ होती है, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है। और आपने देखा कि हम छोटे छोटे यहाँ पे कमांड्स लेकर के अपने जो भिन्न तरह के ऑपरेशंस को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके लिए आज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, डेटा फ्रेम हमारा किस प्रकार के कार्य करता है। और साथ में आपने अगर कभी पहले किसी स्प्रेडशीट में या किसी एक्सेल फाइल में अगर काम किया हो तो उसके ऑपरेशन को ज़रा सा सोचने की कोशिश करिएगा। और जो ऑपरेशन आप वहाँ पे करते थे वही ऑपरेशन हम आपको यहाँ पे करके दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ, सारे के सारे ऑपरेशन को तो कंसीडर करना यहाँ बहुत कठिन कार्य होगा, लेकिन हमारे जो भी पॉपुलर जो कार्य होते हैं उनको हम आपको यहाँ पे करके दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसको हम अगले कई लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। तो आप कोई उदाहरण लीजिए और आज जो हमने छोटे छोटे कमांड्स की बात करी है आप उसको खुद ब खुद एग्जीक्यूट करके ज़रा उसकी प्रैक्टिस करिए। और हम आपको अगले लेक्चर पे मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।